हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी स्टोरी है रॉकी 2 की। ये फिल्म रॉकी सीरीज की सेकंड पार्ट है और अगर अभी तक आपने रॉकी सीरीज की फर्स्ट पार्ट नहीं देखी है तो उस फिल्म के एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इसे आई बटन में भी दे दूंगा। तो प्लीज इस मूवी को देखने से पहले आप पहले मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना ना भूलें। अब तक हमने देखा था क्रीड ने रॉकी को चुना था फाइट करने के लिए, क्योंकि क्रीड को लगता था कि रॉकी एक सड़क छाप फाइटर है। लेकिन क्रीड और रॉकी की जब फाइट होती है तब रॉकी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या चीज है, लेकिन फिर भी क्रीड इस फाइट को जीत गया। दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है और हमें पहले पार्ट का एंड का सीन दिखाया जाता है जब रॉकी और क्रीड की फाइट हो रही थी और आखिरी राउंड में रॉकी ने क्रीड की हालत खराब कर रखी थी और वो उसे नॉकआउट करने ही वाला था। तभी वहाँ घंटी बज जाती है, राउंड खत्म हो जाता है और क्रीड को इस मैच का विनर घोषित किया जाता है। लेकिन क्रीड को यह एहसास हो चुका था कि वो इस मैच को नहीं जीता है और पूरी दुनिया वाले रॉकी की काबिलियत को जान चुके हैं कि रॉकी क्रीड से बेहतर फाइटर है और वो उसे हरा भी सकता है। लेकिन इतने देर मैच खेलने के बाद ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत जख्मी हो गए हैं, इसलिए दोनों के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है और दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हर जगह मीडिया वाले भरे पड़े हैं और वो इनसे एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं और सब लोग रॉकी को बधाइयां भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने दिखा दिया कि क्रीड के सामने भी कोई खड़ा हो सकता है। तभी वहाँ पर क्रीड आता है और क्रीड यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो रॉकी को कहता है कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए तुम मेरे सामने इतना टिक सके, लेकिन हर वक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, इसीलिए मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और मैं इस बार तुम्हें दूसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दूंगा। वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि तुम इस मैच को हारने वाले थे, अगर तुमने इस मैच को बंद नहीं करवाया होता तब तुम ये मैच हार जाते। तब क्रीड कहता है कि यही गलतफहमी मैं दूर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रॉकी को चैलेंज करता हूँ अगले मैच के लिए। रॉकी जब चाहे और जिस जगह पर चाहे हम लड़ सकते हैं। लेकिन रॉकी कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब मैं और नहीं लड़ना चाहता। तब क्रीड कहता है कि यही तुम्हारी असली सच्चाई है, तुम एक डरपोक हो और तुम मुझसे भाग रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा मुझसे दोबारा सामना हो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद रॉकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और इनका चेकअप होने लगता है। रॉकी के सर पर पट्टी बांधी जाती है और डॉक्टर यहाँ बताता है रॉकी अपनी दाईं आंख को खो भी सकता था और बहुत मुश्किल से उसे बचाया गया है। अगर इसे दोबारा आंखों पर चोट लगती है तब ये अंधा भी हो सकता है। एड्रियन ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो रॉकी से प्रॉमिस मांगती है कि तुम दोबारा फाइट नहीं करोगे। रॉकी भी इस पर मान जाता है। फिर रात में रॉकी पहुंचता है क्रीड के कमरे में और वो क्रीड से पूछता है कि क्या तुम रिंग में अपनी पूरी ताकत से लड़े थे और क्या तुमने मुझ पर कोई रहम दिखाया था? और क्रीड कहता है कि नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा था, मैंने तुम्हें हराने की पूरी कोशिश की। और इस बात को सुनने के बाद रॉकी को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि रॉकी को पता है कि क्रीड बहुत बेहतरीन फाइटर है। इसलिए रॉकी ये जानना चाहता था कि क्रीड ने अपना 100% इस मैच में दिया था और वो उसकी बराबरी कर पाया और ये पल रॉकी के लिए बहुत मेमोरेबल है। अब कुछ समय बाद रॉकी बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रॉकी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है एक एडवर्टाइजिंग कंपनी उसके पास आकर ऑफर देने लगते हैं कि हम आपको एडवर्टाइजिंग का बहुत सा काम देंगे, हम आपसे बहुत एड फिल्म्स करवाना चाहते हैं, इसलिए आप हमारी कंपनी से जुड़ जाइए, हम साल में कम से कम $1 लाख का बिजनेस आपको देंगे। लेकिन रॉकी को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और वो जाते हुए कहता है कि मैं आप लोग को कॉल करूंगा और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो एड्रियन को लेकर एक जू में जाता है और यहाँ पर रॉकी एड्रियन को शादी के लिए प्रपोज करता है। एड्रियन भी मान जाती है, इसलिए रॉकी अगले ही दिन एड्रियन से शादी कर लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए वो अगले दिन अपने लिए एक शानदार गाड़ी खरीदता है। लेकिन एड्रियन ये सारी चीजें देखकर परेशान होने लगी है। उसे लग रहा है कि रॉकी अपने सारे पैसे इसी तरह खर्च कर देगा। फिर रॉकी वहाँ से एड्रियन को एक ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है और वो यहाँ खुद के लिए और एड्रियन के लिए महंगी घड़ियां खरीदता है। फिर वो एक घर देखने जाते हैं। वो एड्रियन से कहता है कि अब हम पुराने घर में नहीं रहेंगे। एड्रियन ये सारी चीजों को देखकर
बहुत नर्वस हो रही है। यहाँ हम क्रीड को देखते हैं, उसे बहुत से लोगों के लेटर्स आ रहे हैं और उन लेटर्स में क्रीड की बेइज्जती लिखी हुई है। वो सब उसे कह रहे हैं कि रॉकी तुमको हराने वाला था, लेकिन तुमने प्रोमोटर को पैसे देकर उस मैच को जल्द ही बंद करवा दिया, वरना रॉकी तुम्हें नॉकआउट कर देता। इन सारी बातों को पढ़कर क्रीड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में जितनी भी इज्जत कमाई थी, अब उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिलती जा रही है। इसलिए वो रॉकी से लड़ने के लिए बहुत उतावला हो रहा है। यहाँ अब रॉकी को एहसास होने लगा है उसके पैसे खत्म हो रहे हैं, इसलिए फिर वो एड एजेंसी वाले के पास जाता है और वो लोग एक एडवर्टाइजमेंट फिल्म बनाते हैं। लेकिन रॉकी जब शूटिंग करता है वो एक भी डायलॉग ठीक से नहीं बोल पाता। उसके सामने एक बोर्ड होता है जिसमें डायलॉग्स लिखे होते हैं और रॉकी को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए वहाँ का डायरेक्टर बहुत गुस्सा करता है और वो रॉकी की बेइज्जती भी करता है। फिर वो रॉकी को वहाँ से निकाल देता है। इस बात से रॉकी को भी गुस्सा आता है, फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। रॉकी को पता है कि अब उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए रॉकी अब जॉब ढूंढने लगता है। लेकिन वो जहाँ भी जाता है उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि रॉकी को फाइट के अलावा कुछ नहीं आता है। इसलिए जब वो परेशान हो जाता है तब वो पॉली के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे मीट शॉप में काम करना चाहता हूँ, और रॉकी अब वहाँ काम करने लगता है। वो अपना काम बड़े अच्छे से करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ का मैनेजर रॉकी को बताता है कि हमें वर्कर्स को कम करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं, और जो पुराने वर्कर्स हैं हम उनको नहीं हटा सकते, और यहाँ सबसे नए सिर्फ तुम हो, इसलिए हमें तुम्हें हटाना पड़ रहा है। अब रॉकी फिर से बेरोजगार हो जाता है, इसलिए वो परेशान होने लगता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसे बॉक्सिंग के अलावा और कुछ नहीं आता है। अब वो रात में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और एड्रियन को कहता है कि मैं दोबारा फाइट करना चाहता हूँ। तब एड्रियन कहती है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है कि इस बार अगर तुम लड़े तो तुम अंधे भी हो सकते हो। मैं जानती हूँ कि हमारे घर पर पैसों की दिक्कत है, इसलिए मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन रॉकी एड्रियन को मना करता है, क्योंकि एड्रियन अब प्रेग्नेंट है और इस सिचुएशन में रॉकी नहीं चाहता कि एड्रियन काम करे, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए अब रॉकी पहुंचता है मिक्की के पास और वो उससे कहता है कि मैं दोबारा फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मिक्की उसे मना करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें रिंग में देखा था, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, इसलिए दोबारा फाइट तुम्हें नहीं करना चाहिए। तब रॉकी कहता है कि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं आता और अब मुझे घर चलाने के लिए बॉक्सिंग करनी ही पड़ेगी, मुझे कैसे भी फाइट करनी है। तब मिक्की रॉकी की आंखों का टेस्ट करता है और वो रॉकी को एहसास दिला देता है कि उसकी दाई आंखों से दिखना कम हो गया है। तब रॉकी कहता है कि मैं कुछ भी करके रिंग में वापस आना चाहता हूँ और मैं जिम में आकर वहाँ पर सफाई करूंगा। मिक्की कहता है कि वहाँ जिम में जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो सब तुम्हें अपना आइडल मानते हैं, और अगर तुम उन सब के सामने टॉयलेट साफ करोगे और इस चीज को देखकर उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगा। लेकिन रॉकी नहीं मानता और वो जिद करने लगता है। फिर मिक्की भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम क्रीड को देखते हैं। यहाँ उसका मैनेजर भी बैठा है। क्रीड अपने अगले मैच की तैयारी कर रहा है। वो लोग फिर बहुत सारे बेहतरीन फाइटर्स का नाम लेकर आते हैं, लेकिन क्रीड कहता है कि मुझे सिर्फ रॉकी से ही फाइट करनी है, क्योंकि पूरी दुनिया उस पर थू-थू कर रही है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैंने मैच को फिक्स किया है, इसलिए रॉकी ही उस मैच का विजेता है। इसलिए क्रीड अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहता है। लेकिन यहाँ मैनेजर कहता है कि तुम्हें रॉकी से दोबारा नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही जिद्दी फाइटर है। तब क्रीड कहता है कि मुझे ये फाइट कैसे भी लड़नी है, क्योंकि मेरी अगर फाइट उसके साथ नहीं हुई तब मैं किसी और से बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगा। क्रीड कहता है कि मुझे ये भी पता है कि रॉकी मुझसे नहीं लड़ना चाहता, इसलिए तुम सारे आदमियों को उसके पीछे लगा दो और उसे इतना मजबूर कर दो कि उसके पास कोई ऑप्शन ना रहे मुझसे फाइट करने के अलावा। रॉकी यहाँ क्लीनिंग का काम कर रहा है। तभी उसके पास टोनी आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता, इसलिए अगर तुम चाहो तुम अपना पुराना काम दोबारा कर सकते हो और मेरे लिए वसूली का काम करो। तब रॉकी कहता है कि नहीं, मैं उस काम को दोबारा नहीं करूंगा, मेरे लिए ये काम ही ठीक है। इतना कहने के बाद वो घर जाता है, लेकिन हर तरफ ये हल्ला हो चुका है कि रॉकी एक डरपोक है और सारे लोग उसे डरपोक कह रहे हैं। कहते हैं कि तुम मुंह छुपाकर भागते हो और तुम क्रीड के सामने गलती से इतने राउंड टिक गए। तभी रॉकी क्रीड का इंटरव्यू देखता है और वो रॉकी की बेइज्जती करता है और कहता है कि रॉकी एक डरपोक है, मैंने उसे एक मौका दिया और वो बहुत लकी था कि मेरे सामने इतने देर टिक सका, इसलिए अब वो दोबारा मेरे सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार मैं उसे 2 राउंड में ही नॉकआउट कर दूंगा। इसलिए वो डर गया है और वो किसी के सामने नहीं आ रहा है। मिक्की भी इस इंटरव्यू को देख रहा है।
इसलिए अब वो गुस्सा हो जाता है। रॉकी भी इस चीज को देखकर गुस्सा हो गया है, इसीलिए अब वो एड्रियन के पास जाता है और कहता है कि वो दोबारा फाइट करना चाहता है। एड्रियन कहती है कि तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छे फाइटर हो। और वो एड्रियन को कहता है कि मैंने तुम्हें कभी औरत होने से नहीं रोका, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे मर्द बनने से मत रोको। और अब बात मेरी मर्दानगी पर आ गई है, मुझे क्रीड का मुकाबला करना ही पड़ेगा। तभी रॉकी के दरवाजे पर मिकी आता है। वो कहता है कि वक्त आ चुका है कि तुम क्रीड का मुकाबला करो। रॉकी कहता है चलो करते हैं। फिर दोनों पहुंचते हैं क्रीड के पास। अब ये अनाउंसमेंट करते हैं अपनी अगली फाइट की। क्रीड यहाँ बहुत जोश में है और वो मीडिया वालों से कहता है कि रॉकी मेरे सामने 2 राउंड भी नहीं टिक पाएगा और वो सिर्फ भड़काऊ बातें कर रहा है। जब मीडिया वाले रॉकी से बात करते हैं, वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये फाइट फिलाडेल्फिया में ही होने वाली है और वो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। तब मीडिया वाले कहते हैं कि आप इतने पैसों का क्या करेंगे। तब रॉकी कहता है कि मैं उससे अपने घर की ईएमआई भरूंगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरूंगा। तब मीडिया वाले हंसने लगते हैं क्योंकि रॉकी यहाँ मजाकिया लहजे में बात कर रहा है और वो बहुत खुश और शांत है। फिर मिकी और रॉकी घर आते हैं। वो दोनों लास्ट फाइट की वीडियो देख रहे हैं। मिकी बताता है कि क्रीड कितना शातिर फाइटर है और वो इस बार बहुत तैयारी करके आने वाला है क्योंकि वो जानता है कि तुम साउथ पो हो, इसलिए अब तुमको उसे सरप्राइज देना होगा। अब सिर्फ तुम दाएं हाथ से लड़ोगे और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें बायां हाथ कब इस्तेमाल करना है, तभी तुम क्रीड का मुकाबला कर पाओगे। क्योंकि इस बार तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि क्रीड अब तुमसे जख्मी शेर की तरह लड़ेगा। अगले दिन से रॉकी की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, लेकिन मिकी कहता है कि तुम बहुत सुस्त हो चुके हो, इसलिए अब वो उसे पुराने समय की टेक्निक से सिखाने लगता है जिसमें वो मुर्गी को पकड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए रॉकी अब उस मुर्गी को पकड़ने लगता है, लेकिन रॉकी उसे नहीं पकड़ पाता और थक जाता है। इस चीज को देखने के बाद मिकी टेंशन में आने लगता है। दूसरी तरफ हम क्रीड को देखते हैं। वो अपनी पूरी ताकत से प्रैक्टिस कर रहा है और वो बहुत मेहनत कर रहा है। दूसरी तरफ हम रॉकी को देखते हैं। वो दिन ब दिन ढीला पड़ता जा रहा है, मानो जैसे उसके अंदर का जोश खत्म हो गया हो। इसलिए मिकी अब उस पर हर वक्त ही चिल्लाता रहता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा जोश कहाँ चला गया है, तुम अंदर से खत्म हो रहे हो और इस तरीके से अगर तुम फाइट करोगे तो तुम क्रीड के सामने 1 राउंड भी नहीं टिक पाओगे। पॉली जब रॉकी से मिलने आता है, वो भी उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि इसकी वजह एड्रियन है क्योंकि एड्रियन रॉकी को सपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए अब वो एड्रियन के पास आता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तब एड्रियन कहती है कि मैं रॉकी से प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो रिंग में जाकर अपनी आंखें खो दे। तब पॉली कहता है तुम्हारे सपोर्ट ना करने की वजह से वो वैसे भी खत्म होता जा रहा है। उसके अंदर का बॉक्सर दिन ब दिन मरता जा रहा है क्योंकि अब वो अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा है और अगर वो ऐसा ही रिंग पर गया तो वो जरूर ही मर जाएगा। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी एड्रियन के पेट में दर्द होने लगता है। अब पॉली उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ रॉकी को मिकी बहुत डांटता है, अब तुम वो रॉकी नहीं रहे जिसे मैं जानता था और दिन ब दिन तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा है। तुम्हारे अंदर की आग अब ठंडी हो गई है। ये दोनों बात ही कर रहे थे, तभी एक लड़का आकर उससे कहता है एड्रियन हॉस्पिटल में एडमिट है। अब रॉकी भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि एड्रियन ने एक बेबी को जन्म दिया है और ये एक प्रीमेच्योर बेबी है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि एड्रियन प्रेग्नेंट होने के बावजूद काम पर जा रही थी और इस डिलीवरी के दौरान एड्रियन का बहुत खून बह चुका है, इसलिए अब वो कोमा में है। अब वो कब होश में आएगी ये किसी को भी नहीं पता। अब तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर रॉकी बहुत दुखी हो जाता है और वो अब एड्रियन के पास जाता है और उसके सामने रोने लगता है। फिर वो चर्च में जाकर गॉड से प्रे करने लगता है। तभी वहाँ पर मिकी आता है और कहता है कि ये वक्त रोने का नहीं है, तुम खुद को संभालो और प्रैक्टिस पर दोबारा आओ और अब वक्त आ चुका है दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम क्या चीज हो और इस दुनिया में तुम एक लौते फाइटर हो जो क्रीड को हरा सकता है। लेकिन रॉकी को यहाँ सिर्फ एड्रियन की चिंता हो रही है। वो उससे बहुत प्यार करता है और वो तब तक प्रैक्टिस पर नहीं जाएगा जब तक एड्रियन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती। मिकी को भी ये बात समझ आ रही है। वो कहता है कि जब तक तुम हॉस्पिटल से अपनी प्रैक्टिस पर नहीं जाओगे मैं भी यहीं पर रहूंगा और समय बीतने लगता है। अब रॉकी एड्रियन की देखभाल भी करता है और उससे रोज बातें भी करता है। वो उसे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाता है। कुछ दिनों के बाद एड्रियन को होश आ जाता है, लेकिन एड्रियन को सब एहसास हो रहा था कि रॉकी यहाँ कब से है और वो
क्या क्या कर रहा है। अब रॉकी के बेटे को लेकर आया जाता है। तब एड्रियन रॉकी से पूछता है कि क्या तुमने इसकी शक्ल अब तक नहीं देखी। रॉकी कहता है कि नहीं। वो कहता है कि मैं चाहता था कि हम दोनों इसको एक साथ देखें। इस चीज को देखकर एड्रियन रॉकी को कहती है जाओ और इस मैच को जीत कर आना और उस क्रीड को बहुत बुरी तरीके से हराना। इस बात को सुनने के बाद रॉकी खुश हो जाता है और उसके शरीर में मैच जीतने की आग जल जाती है। अब रॉकी और मिकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अब रॉकी बहुत ही मेहनत से एक्सरसाइज करता है और अपने शरीर के हर एक अंग को फौलाद की तरह बनाता है और वो अपने शरीर को पहले से ज्यादा फुर्तीला बनाने की कोशिश करता है। मिकी उसे नए नए दावपेच भी सिखाता है ताकि रॉकी दोबारा क्रीड को सरप्राइज कर सके और उसकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त चलती रहती है। रॉकी फिर से फिलाडेल्फिया की सड़कों पर दौड़ने लगता है और उसे देखकर वहाँ सारे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, इसलिए वो भी उसके पीछे भागते हैं और ये सिलसिला ऐसा ही चलता जाता है। यहाँ रॉकी आगे भागता है और उसके पीछे बहुत से बच्चे भी भागते हैं और जल्द ही रॉकी उस मैच के लिए अपनी प्रैक्टिस पूरी कर लेता है और अब फाइट अगले ही दिन होती है। यहाँ क्रीड भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। वो अब अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाना चाहता है, इसलिए वो अब कैसे भी इस फाइट को जीतना चाहता है। अब फाइट का दिन आ जाता है और हम रॉकी को देखते हैं। रॉकी फाइट में जाने से पहले एड्रियन और अपने बच्चे को देखता है, लेकिन एड्रियन कहती है कि मैं मैच को नहीं देख पाऊंगी क्योंकि वो रॉकी को उस हालत में नहीं देखना चाहती, इसलिए वो घर से ही मैच को देखेगी। फिर रॉकी जैसे ही घर से बाहर निकलता है वहाँ बहुत सी भीड़ जमा हो चुकी है और वो सारे ही लोग उसे चीयर अप कर रहे हैं क्योंकि वो सब लोग चाहते हैं कि रॉकी इस मैच को जीत जाए। वहाँ से निकलने के बाद रॉकी पहुँचता है चर्च के फादर के पास। वो कहता है कि आज मेरा मैच है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दे। वो उसके लिए गॉड से प्रे करते हैं और कहते हैं कि ये मैच तुम जरूर जीतोगे। रॉकी यहाँ लेट पहुँचता है, इसलिए मिकी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या भूल चुके हो कि आज तुम्हारी फाइट है। इतना कहने के बाद वो रॉकी को तैयार करता है। रॉकी जैसे ही तैयार होकर स्टेडियम में घुसता है वहाँ सभी लोग रॉकी का नाम पुकार रहे हैं। रॉकी इस चीज को देखकर मिकी को कहता है आज मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इस मैच को जीतने के लिए और ये फाइट मैं सिर्फ आपके लिए लड़ रहा हूँ। इस बात को सुनकर मिकी भी बहुत खुश होता है। अब रॉकी पहुँच जाता है रिंग में। अब वहाँ पर क्रीड आता है, उसे भी पब्लिक से रॉकी की आवाज सुनाई देती है। तब क्रीड का मैनेजर कहता है तुम इन आवाजों को सुन रहे हो, तुम्हें इन आवाजों को बंद करना है, इसलिए तुम इस मैच को जीतने के लिए अपनी जान लगा दो। जितना जल्दी उसे नॉकआउट कर सकते हो उतना जल्दी। अब क्रीड भी आ जाता है रिंग में और ये फाइट अब चालू होने ही वाली थी। तब मिकी रॉकी से कहता है तुमसे जितना हो सके क्रीड से दूर रहना क्योंकि वो तुम्हें पहले 2 राउंड में ही हराने की कोशिश करेगा और वो तुम्हारी आंखों पर भी वार कर सकता है, इसलिए तुम अपनी आंखों को बचा कर रखना और मैं जब तक ना कहूँ तब तक तुम बाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। और देखते ही देखते फाइट शुरू हो जाती है। क्रीड रॉकी पर टूट पड़ता है और वो उस पर लगातार वार करने लगता है। रॉकी के संभलते तक वो उसे कई मुक्के मार चुका है। रॉकी की हालत अब खराब होने लगती है। रॉकी खुद को डिफेंस करने की कोशिश करता है लेकिन क्रीड उस पर अटैक करता ही जाता है। रॉकी अभी दाएं हाथ से लड़ रहा है, इसलिए ये बात न पब्लिक को और न ही क्रीड को समझ आ रही है क्योंकि क्रीड अभी रॉकी पर भारी पड़ रहा है। वो इस चीज पर ध्यान नहीं देता और वो रॉकी को लगातार पंच मारता जाता है और वो बहुत जल्द उसे नीचे गिरा देता है। तब क्रीड का कोच उससे कहता है कि तुम्हें संभल कर खेलना चाहिए क्योंकि रॉकी कुछ जरूर सोच रहा होगा और वो अपने दाएं हाथ से लड़ रहा है। तब क्रीड कहता है कि मैं बहुत जल्द उसे नॉकआउट कर दूंगा। तब हम रॉकी को देखते हैं जो मिकी के पास जाता है और कहता है कि क्रीड बहुत जोश में है और वो बहुत अच्छा फाइट कर रहा है। तब मिकी कहता है कि वो तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, तुम बस अपनी आंखों को बचा कर रखो। फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है और क्रीड फिर से रॉकी पर टूट पड़ता है और फिर वो उस पर मुक्कों की बारिश करने लगता है और यहाँ रॉकी फिर से गिर जाता है लेकिन रॉकी फिर खड़ा हो जाता है। अपोलो उसे मारता ही रहता है। रॉकी जब लड़खड़ाने लगता है तब वो चिल्लाकर सबको कहने लगता है देखो यही है रॉकी की असलियत, ये मेरे सामने नहीं टिक सकता, ये सिर्फ एक सड़क छाप खिलाड़ी है। ये कहकर वो रॉकी के साथ मजाक करने लगता है। ये सब सुनकर रॉकी को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए रॉकी भी टूट पड़ता है अब क्रीड पर और वो उसे जबरदस्त टक्कर देने लगता है और एक के बाद एक राउंड निकलता ही जाता है। जैसे रॉकी क्रीड को मारता है वैसा ही क्रीड रॉकी को भी मारता है और इनकी ये फाइट ऐसी ही चलती जाती है और एक के बाद एक राउंड ऐसे ही निकलते जाते हैं और दोनों की ही हालत खराब हो जाती है। क्रीड बार बार रॉकी के चेहरे पर मारता है और रॉकी को जब भी मौका मिलता है वो क्रीड की पसलियों पर वार करता है क्योंकि वो जानता है कि क्रीड की पसलियां कमजोर हैं। और यहाँ देखते ही देखते 12वें राउंड तक दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों नई नई
स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब क्रीड का मैनेजर कहता है कि तुम रॉकी से दूरी बनाकर रखो क्योंकि वो हर राउंड में खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन क्रीड इन बातों को इग्नोर कर देता है और जैसे ही अगले राउंड की शुरुआत होती है, क्रीड फिर से रॉकी पर टूट पड़ता है और वो रॉकी पर मुक्कों की बारिश करने लगता है। अब रॉकी को यहाँ सारी चीजें धुंधली नजर आने लगी है, लेकिन रॉकी फिर भी क्रीड का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत थक चुका है। क्रीड में अभी भी ताकत बची है, इसलिए वो रॉकी को पंच मारता रहता है। रॉकी बार बार क्रीड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रहा है और देखते ही देखते 14th राउंड भी खत्म हो जाता है और अब इस मैच का आखिरी राउंड बचा है। इसलिए क्रीड का कोच आकर उससे कहता है कि अब भूलकर भी रॉकी के पास मत जाना, क्योंकि इस राउंड में अगर तुम खड़े भी रह गए तो तुम जीत जाओगे, और अगर तुम रॉकी के पास जाओगे और उसने तुम्हें नॉकआउट कर दिया तब तुम इस मैच को हार जाओगे, इसलिए तुम उससे दूरी बनाए रखो। यहाँ रॉकी को देखने मैच रेफरी आता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, इसलिए अगर तुम एक बार और लड़ खड़ाओगे तो मैं इस मैच को बंद कर दूंगा। तब वहाँ पर मिकी आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है और अब रिंग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इस मैच को बंद करवा रहा हूँ। तब रॉकी कहता है कि नहीं, मैं इस मैच को अंतिम सांस तक लड़ूंगा। तब मिकी कहता है कि अब तुम अपना कमाल दिखाओ, अब तुम अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करो। अब आखिरी राउंड की शुरुआत होती है। फिर से क्रीड रॉकी को मारने लगता है और रॉकी कॉर्नर पर चला जाता है। रॉकी यहाँ सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा है। जैसे ही क्रीड उसके पास आता है, रॉकी अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना शुरू करता है और वो एक के बाद एक क्रीड पर पंचेस मारने लगता है। इससे क्रीड की हालत खराब हो जाती है। सभी लोग इस चीज को देखकर चौंक जाते हैं कि रॉकी फिर से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए क्रीड भी अब रॉकी को पंचेस मारने लगता है। लेकिन रॉकी अपनी पूरी ताकत से क्रीड को मारता जाता है और लास्ट में रॉकी एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद क्रीड गिर जाता है, लेकिन उसके साथ ही रॉकी भी गिर जाता है। अब रेफरी काउंटिंग करने लगता है। दोनों ही फाइटर्स खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्रीड पहले खड़ा होने लगता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो वहाँ गिर जाता है, लेकिन रॉकी अभी भी ऊपर है और वो खड़ा हो गया है, इसलिए उसे मैच का विनर घोषित कर दिया जाता है और अब रॉकी हैवी वेट चैंपियन बन गया है। अब रॉकी क्रीड के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम एक बेहतरीन फाइटर हो। फिर रॉकी वहाँ सबका शुक्रिया अदा करता है। वो एड्रियन को शुक्रिया करता है, मिकी को भी शुक्रिया करता है और वो फिर से अपोलो को शुक्रिया कहता है, उसने उसे दोबारा मौका दिया, वरना वो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, रॉकी का ये सेकंड पार्ट खत्म होता है। मैं अगली मूवी में रॉकी का थर्ड पार्ट लेकर आऊंगा। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।